हेलो दोस्तों, हमारे स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री का कुछ पार्ट देख रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग भारत के गवर्नर पढ़ लिए थे कल। उससे पहले जो है बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल को पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के वायसराय को हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 1773 हमने पिछले वीडियो में बताया हूँ कि 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर आगे चलकर जो है 1833 का अधिनियम आता है और उस अधिनियम के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और फिर से है दोस्तों 1833 के बाद 1858 का अधिनियम आता है और इसके द्वारा जो है भारत के गवर्नर जनरल को भारत का जो है वायसराय बना दिया जाता है। तो हम लोग इससे पहले जो है गवर्नर जनरल को देख लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के वायसराय को। तो भारत के वायसराय जो भी आए हैं उनसे जो भी फैक्ट निकल के सामने आएगा उसको हम लोग जो है फोकस करेंगे और याद रखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वायसराय में कौन कौन वायसराय जो है दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे प्रथम प्रथम वायसराय के रूप में दोस्तों लॉर्ड कैनिंग आए थे। लॉर्ड कैनिंग, फिर एल्गिन आते हैं। लॉर्ड कैनिंग का जो है दोस्तों काल भी याद रखा जाता है, 1856 से 62। फिर लॉर्ड एल्गिन 1862 से 63। लॉर्ड लॉरेंस, जॉन लॉरेंस जो है दोस्तों 1863 से 69 तक रहते। लॉर्ड मेयो का काल बहुत महत्वपूर्ण इसमें हो जाएगा, जो कि जनगणना के शुरुआत के रूप में हम लोग 1872 में पढ़ते हैं, जानते भी हैं। 1869 से 72 तक इनका कार्य। फिर जो है दोस्तों लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इनके समय में एक आंदोलन होता है, कुका आंदोलन 1872 में बाबा राम सिंह के द्वारा पंजाब के क्षेत्र में। तो यहाँ से इसलिए यह इंपॉर्टेंट जो है हो जाते हैं। उसके बाद लॉर्ड लिप्टन, यह भारत विरोधी व्यक्ति था। भारत जो भी इन्होंने काम किया यह सब जो है भारत के विरोध में किया, तो इनका भी जो है कार्य याद रखा जाता है 1876 से 1880। उसके बाद है दोस्तों लॉर्ड रिपन आते हैं और रिपन जो भी इनको जो है भारत के ऐसा काम किए, इसलिए इनको जो है सज्जन रिपन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनको सज्जन रिपन कहा गया है, चूंकि लिप्टन जो भी भारत विरोधी काम किए थे सबको यह पलट देते हैं और यह जो है भारत के हित में बहुत सारे काम करते हैं, इसलिए जो है इनको सज्जन रिपन जो है कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों, तो दोस्तों रिपन के बाद जो है हम लोग देखेंगे लॉर्ड डफरिन को। दोस्तों जितना भी हम लोग देख रहे हैं सबको आगे विस्तार पूर्वक हम लोग देखेंगे। अभी बस आप देख लीजिए कि कौन कौन वायसराय जो है भारत में आए थे। लॉर्ड डफरिन, और इनके समय में जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको कांग्रेस का जो है अधिवेशन, कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हो जाता है। इस रूप में जो है इनको याद रखा जाता है। लॉर्ड लेंसडाउन आते हैं और इनके समय में भी जो है कुछ कार्य होता है जो कि सीमा का निर्धारण के रूप में जो है किया देखा जाता है, इनको उस रूप में याद रखेंगे। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय आते हैं। लॉर्ड एल्गिन प्रथम को हम लोग देख लिए ऊपर में, और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय है। और इनके दोस्तों एक इनका स्टेटमेंट है कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पे ही नियंत्रण रखा जाएगा। तो यहाँ से इसलिए जो है यह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बीपीएससी में अभी तक 2 बार इनसे जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया है स्टेटमेंट बेस्ड। लॉर्ड कर्जन यह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और इन्होंने बहुत सारे काम भारत के हित में किए, लेकिन जाते जाते यह जो है बंगाल का विभाजन कर देते हैं, जिसके लिए जो है इनकी ढेर सारी आलोचना किया गया है। तो इनसे यह भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, यह जो है सांप्रदायिक व्यक्ति था। इन्हीं के समय में जो है दोस्तों लॉर्ड 1909 में एक अधिनियम आता है जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। आगे हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, तो इसलिए जो है यह प्रसिद्ध हो जाते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और इन्हीं के समय में दोस्तों बंगाल लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय के समय में जो है दिल्ली में जो है एक दरबार का आयोजन किया गया था। बहुत सारी घोषणा जो है उसमें किया गया था, जैसे कि बंगाल को बिहार से अलग करना, दिल्ली को राजधानी बनाना, बहुत सारे कार्य जो है यहाँ पे किया गया था। उसके बाद जेम्स फोर्ड आते हैं और इनके समय में बहुत सारे घटना होती है, जैसे 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, बहुत सारे जो है इनके समय में कार्य होता है। और एक 1919 का अधिनियम भी आता है। तो आगे सब कुछ डिटेल्स हम लोग चर्चा करेंगे। अभी अभी लॉर्ड रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो कुछ खास वक्त इनसे नहीं है, 21 से 26। उसके बाद इरविन आते हैं दोस्तों, गांधी इरविन समझौता के लिए विख्यात है व्यक्ति और आप लोग को पता भी होगा। उसके बाद लॉर्ड विलिंगटन आते हैं। विलिंगटन जो है 1931 से 36। उसके बाद है लॉर्ड लेन लिथगो, और इनके समय में दोस्तों 1942 में क्रिप्स मिशन जो है भारत आते हैं। लॉर्ड वेवेल जो है, फिर से लॉर्ड वेवेल में देखिए इसमें संविधान के निर्माण की बात और भारत की स्वतंत्रता की बात कही जाती है। लॉर्ड माउंटबेटन, और इनके समय में जो है भारत स्वतंत्र हो जाते हैं और सबसे स्वतंत्र उसके बाद जो है स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारतीय वायसराय के रूप में सी राजगोपालाचारी आते हैं, जो कि 1948 से लेकर के 1950 तक, यह 2 साल तक रहते हैं। और जैसे ही राष्ट्रपति का पद आता है उसके बाद जो है इनका पद समाप्त हो जाता है। जैसे ही अपने देश का गणतंत्र संविधान लागू होता है तो यह इनका पद जो है स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो आइए हम एक एक करके जो है इस सब को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग 1856 से
1862 1856 से 1862 सबसे पहले इनका पॉइंट याद यही रखा जाता है कि यह जो है भारत का प्रथम वायसराय के रूप में आए थे। यह प्रथम वायसराय थे जो भारत का सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। और इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण जो घटना घटा था दोस्तों वह 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह हमेशा पूछा जाता है किसके समय में जो है यह घटना घटी थी। या 1857 के विद्रोह के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग को जो है यहाँ से याद रखा जाता है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड और कुछ पॉइंट को हम लोग देखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय में दोस्तों आपसे अगर पूछे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे तो लॉर्ड पमस्टन को जो है याद रखा जाता है। फिर हम लोग 1857 का विद्रोह अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल्स में जो है इसका चर्चा किया जाएगा। तो लॉर्ड पमस्टन यहाँ से ध्यान रखना है। 1857 के समय में जो है विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो लॉर्ड पमस्टन को जो है याद रखिए इसके समय में। और भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग को इसके समय में है। 1856 में दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित होता है 1856 में। और यह भारतीय व्यक्ति राजा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से जो है यह अधिनियम पारित होता है। विधवा पुनर्विवाह भारतीयों में सबसे अधिक कार्य जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है किया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि किनके सहयोग से जो है विधवा पुनर्विवाह जो है अधिनियम पारित हुआ था और 1856 में। तो यह जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनको ध्यान में रखना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के रूप में जो है उनको याद रखा जाता है। एक मिनट दोस्तों देखिए, तो यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद रखा जाता है तो ध्यान में रखना है क्योंकि यह विधवा पुनर्विवाह से संबंध है। और किनके समय में आया था यहाँ से यही इंपॉर्टेंट बनता है। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है यह अधिनियम आया था। उसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि इसके समय में जो है वुड डिस्पैच, देखिए वुड डिस्पैच के आधार पर जो है विश्वविद्यालय शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया। और साथ ही कानूनी के क्षेत्र में जो है लॉर्ड मैकाले के रिपोर्ट के आधार पर 1861 में भारतीय कानून संहिता, यहाँ से याद रखना है इसको, किसके समय में भारतीय कानून संहिता या कानून कोड को लागू किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है याद रखा जाता है। उसके बाद है 1857 में इसके समय तीनों प्रेसिडेंसी में दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के समय में आपको ध्यान रखना है तीन प्रेसिडेंसी था तो दोस्तों बंगाल, बंबई और मद्रास, यह 3 प्रेसिडेंसी था। और इसमें जो है एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कब? 1857 में एक एक विश्वविद्यालय की जो है स्थापना किया गया था। उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे आपसे, उसके बाद अगर बात करें तो इसके समय में जो है 1862 में तीनों प्रेसिडेंसी अर्थात कोलकाता, बंबई और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की जो है स्थापना भी किया गया था। तो यह ध्यान भी रखा जाता है, यह डेट याद रखना है। 1862 में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना तीनों प्रेसिडेंसी में जो है किया गया, जैसे कि कोलकाता, मुंबई और मद्रास। तो यह ध्यान रखना है। और इन्हीं के समय में दोस्तों 1858 का अधिनियम आता है। और इससे जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसी अधिनियम के द्वारा जो है भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। और इससे दूसरा फैक्ट हम लोग को याद रखना है, इस अधिनियम के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अब जो है पूर्ण रूप से समाप्त किया गया और संपूर्ण अधिकार जो है ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश क्राउन को जो है दे दिया गया। तो यह सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीवीआई के रूप में यह पॉइंट को याद रखा जाता है। हमेशा पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है इस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद के हाथों में दे दिया गया था। तो यह जो है 1858 का अधिनियम आपको याद रखना है। उसके बाद हम चर्चा करें आपसे कि इस अधिनियम के द्वारा भारत मंत्री, देखिए यहाँ पे भारत मंत्री और भारत सचिव का जो है पद बनाया गया। 1858 के अधिनियम के द्वारा एक पद का निर्माण हुआ, सृजन हुआ, जिसको कि भारत मंत्री या भारत सचिव जो है कहा गया। उसके बाद है और संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है यही भारत सचिव को जो है दे दिया गया था। इसमें 15 सदस्य इसमें होते थे, जिसमें कि भारतीय परिषद का गठन 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें कंपनी से दोस्तों 8 व्यक्ति और ब्रिटिश सरकार के जो है ब्रिटिश कंपनी से 7 व्यक्ति और ब्रिटिश सरकार से 8 व्यक्ति इसमें जो है शामिल थे। और यह जो भारत सचिव बनाया गया था तो उस पद पर जो है पदस्थापित होने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में अगर आपको याद रखा जाए, भारत का प्रथम सचिव या प्रथम भारतीय मंत्री जो है लॉर्ड एस्टेनले को ध्यान में रखना है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय सैनिक की संख्या को कम किया गया, गोरखा और पठानों के साथ दिया गया था। देखिए यहाँ पे है कि भारतीय सैनिक को जो है की संख्या को कम कर दिया गया। गोरखा जो कि नेपाली लोग होते हैं, नेपाली सैनिक होते हैं, और पठान को साथ दिया था, इसलिए जो है इनकी संख्या को बढ़ाया गया और आधुनिक हथियार जो है भारतीय सैनिकों से वापस जो है ले लिया गया था, जो भारतीय सैनिक को दिया गया था। तो यहाँ पे भेदभाव किया गया। उसके बाद है दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा गया, जैसा कि हमने चर्चा कर दिया गया है। उसके बाद है
लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के अध्यादेश को या राजकीय पत्र को जो है इलाहाबाद में पढ़कर, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने महारानी विक्टोरिया के अध्यादेश को पढ़कर सुनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग। या फिर कहाँ पढ़ा था, तो लॉर्ड यहाँ इलाहाबाद में या प्रयागराज में, आपको याद रखना है। इसने जिसमें जो है गोरे और काले के भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया था। जैसे अंग्रेज लोग और भारतीय लोग से भेदभाव किया जाता था, अंग्रेज लोग को गोरे कहा जाता था और हम लोग को जो यहाँ पे काले कहा जाता था, तो यह भेदभाव को जो है प्रतिबंधित इस अधिनियम के द्वारा जो है किया गया। उसके बाद आते हैं दोस्तों एल्गिन प्रथम। एल्गिन प्रथम की अगर बात करें आपसे, तो इनका जो है कार्यकाल 1862 से लेकर 1863, और इसके समय में जो है बहावी आंदोलन का केंद्र गढ़मालका को जो है पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया गया था। तो इनको बस समझने के लिए या फिर एक लाइन याद ध्यान में रख सकते हैं, अभी तक पूछा नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे, नेक्स्ट पॉइंट है आपसे, नेक्स्ट 22 राय आते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस। 1863 से लेकर के 1869 तक इनका कार्यकाल है। इसके समय में जो है उड़ीसा और बुंदेलखंड में अकाल पड़ गया था। परिणाम स्वरूप रिचर्ड, देखिए यहाँ पे नाम याद रखना है, रिचर्ड कैंपबेल की अध्यक्षता में राहत दिलाने का जो है कार्य किया गया, और इस एक अकाल आयोग का जो है गठन भी किया गया था। किसके अध्यक्षता में, तो रिचर्ड कैंपबेल की अध्यक्षता में। इसके समय में 1865 में भारत और यूरोप के बीच जो है टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत जो है किया गया था। टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत 1865 में भारत और यूरोप के बीच जो है किया गया, तो इसको ध्यान में रखना है। और टेलीग्राफ की शुरुआत आपको पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी के समय में ही शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ यूरोप के साथ जो है शुरू किया गया, और यह जो है किसके काल में, तो जॉन लॉरेंस के जो है शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि यह जो व्यक्ति थे लॉर्ड लॉरेंस, इन्हें निष्क्रिय या अकर्मण्य नीति का जो है समर्थक माना जाता है। इसके समय में जो है सुएज नहर का निर्माण, आप लोग को पता होगा कि 1869 में जो है सुएज नहर का निर्माण कार्य जो है पूरा हुआ था और खोल भी दिया गया था। तो इसने लॉर्ड डलहौजी के समय में के समान जो है, जिस तरह लॉर्ड डलहौजी जीटी रोड का पुनर्निर्माण करवाया था, उस तरह जो है यह भी जो है जीटी रोड का, ग्रैंड ट्रैंक रोड का जो है पुनर्निर्माण जो है करवाए थे। इसका निर्माण की बात करें आपसे दोस्तों, तो शेरशाह शुरू के द्वारा जो है जीटी रोड का निर्माण जो है करवाया गया था। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों लॉर्ड मेयो। जैसा कि हमने बताया, चर्चा किए, इनका कार्यकाल है 1869 से 72 तक, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके समय में कि जनगणना का जो है शुरुआत इनके समय में 1872 में हुआ था। इसने कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए कोलकाता में 1872 में कृषि विभाग की स्थापना किया। इसी के समय में भारत में सर्वप्रथम वित्त व्यवस्था का जो है सुधार किया गया। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि हमने बता दिया, 1872 में इसके समय में जो है भारत में सर्वप्रथम जनगणना कार्य का जो है शुरुआत किया गया था। उसके बाद इसके राज्य घराने के सदस्य के रूप में अजमेर में मेयो कॉलेज का जो है निर्माण किया गया। यह कैदियों की दशा को सुधारना चाहता था। इसी क्रम में जो है अंडमान निकोबार सिल्वर जेल में निरीक्षण कर रहा था, और उसी समय जो है दोस्तों एक कैदी के द्वारा, जिनका नाम शेर अली है, जो कि अफगानी कैदी था, उनके द्वारा जो है इनकी लॉर्ड मेयो की हत्या कर दिया गया था। तो यह प्रथम वायसराय थे जिनकी हत्या जो है अंडमान निकोबार के सिल्वर जेल यानी कि भारत में जो है कर दिया गया था। उसके बाद आते हैं दोस्तों नॉर्थ ब्रुक की बात करें दोस्तों, तो इनका कार्यकाल 1872 से लेकर के 76 तक जो है इनका कार्यकाल है। इसके समय में अफगान की समस्या एक बार पुनः जो है सामने दिखाई पड़ने लगी, जिसमें यह उग्र नीति का समर्थक था। इसके समय में जो है बंगाल में अकाल पड़ गया, बर्मा से चावल मंगाकर के राहत कार्य संपन्न करवाया गया, और लेकिन यह प्रयास जो है बहुत ही कम था। इससे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ फैक्ट के रूप में दिया गया है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के लिए। 1872 में बाबा राम सिंह के द्वारा जो है पंजाब में कुका आंदोलन जो है चलाया गया था बाबा राम सिंह के द्वारा। कहाँ पे, तो पंजाब में, यह ध्यान रखना है। कुका आंदोलन है, और एक कुकी आंदोलन आता है जो कि मणिपुर में चलाया गया था। कुकी आंदोलन को जो है दोस्तों मणिपुर में जो है चलाया गया था, तो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ से किसके समय में पूछा जाता है कि कुका आंदोलन किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में 1872 डेट भी यहाँ से याद रखा जाता है। उसके बाद है दोस्तों इसके समय में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की जो है स्थापना किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना 1875 में, किसके समय में, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में, यह बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद है दोस्तों इसके समय में सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ आंदोलन को संचालित किया। अलीगढ़ आंदोलन के संचालक जो है यह किए थे, और यह अफगान नीति के विरोध में जो है इस्तीफा देकर के वापस चले गए। तो यह बात को ध्यान रखना है इनसे रिलेटेड। तो दोस्तों अब देखेंगे हम लोग लॉर्ड लिटन को। लॉर्ड लिटन जब आते हैं तो यह जो है जो भी कार्य करते हैं भारत के विरोध में ही काम करते हैं। यह भारत विरोधी व्यक्ति था, और इनका कार्यकाल याद रखिए 1876 से लेकर के 1880।
तो इनको याद रखा जाता है, क्योंकि यह भारत के विरोध जो भी काम किए भारत के विरोध में किए। तो और यहाँ से याद रखिए। देखिए, साहित्य के क्षेत्र में लेखक के रूप में जो है उच्च कोटि का जो है यह विद्वान था। लेखक में या साहित्य के क्षेत्र में इसके जैसा कोई भी वायसराय नहीं था। संपूर्ण वायसराय में जैसा निबंध या लिखता था वैसा कोई नहीं लिखता था। इसको जो है दोस्तों मेरीडिथ ओवेन कहा जाता है। तो यह पॉइंट को, फैक्ट को याद रखना है। किस वायसराय को मेरीडिथ ओवेन के नाम से जाना जाता है? तो यह लॉर्ड लिटन है। लॉर्ड लिटन मेरीडिथ जो है ओवेन के नाम से इनको जाना जाता है। तो यह पॉइंट जो है याद रखना है। इसने जो भी कार्य किया भारत और भारतीयों के विरोध में जो है काम किया, जैसे कि भारत राजपद अधिनियम 1876। इस अधिनियम के द्वारा जो है दोस्तों, इस अधिनियम का मुख्य विशेषता क्या था कि इसके उद्देश्य से महारानी विक्टोरिया को जो है सम्मानित करना था। इसका जो है यह अधिनियम इसलिए लाया गया था कि महारानी विक्टोरिया को इसको पुरस्कृत करना था, सम्मानित करना था। और उस समय जो है दोस्तों भारत में बहुत सारा अकाल पड़ गया था, पैसा उतना नहीं था, लेकिन फिर भी इनको जो है महारानी विक्टोरिया के पीछे करोड़ों रुपया का जो है खर्च किया गया था। तो यह भारत के हित में नहीं सोचता था, केवल अपने हित में या ब्रिटेन के जो है हित में यह सोच रखता था। उसके बाद इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में पहली बार महारानी विक्टोरिया के सम्मान में दिल्ली दरबार का जो है आयोजन किया गया था। उसके बाद है महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से 1877 में जो है सम्मानित किया गया। महारानी विक्टोरिया को यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केसर-ए-हिंद की उपाधि से 1877 में जो है, इसको डेट याद रखना है, सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सबको कुछ पता होगा कि यह जो है भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम इसको बोलते हैं। कब आया था? 1878 में। डेट भी यहाँ से जो है दोस्तों याद रखना है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र को प्रतिबंधित करना था, जबकि अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र पर यह जो है लागू नहीं था। देखिए, यह केवल भारत में जो भी समाचार पत्र जो छपते थे उन पर जो है, या भारतीय भाषा में जो छपते थे उन पर जो है प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लाया गया था। जो भी समाचार पत्र यदि अंग्रेजी में छप रहा है तो उनको जो है यह अधिनियम से दूर रखा गया था। उसके बाद इस अधिनियम को दोस्तों लॉर्ड लिटन ने लागू किया, और लॉर्ड जब रिपन आते हैं तो 1882 में जो है इसको समाप्त कर देते हैं। यह अधिनियम जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मेन रूप से दोस्तों सोम प्रकाश को लक्ष्य में रख करके लाया गया था। सोम प्रकाश पत्रिका था और उसी को ध्यान में रख करके जो है उसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लाया गया था। एक भारत मिहिर पत्रिका भी थी, इस पर जो है इसको जो है दंडित किया गया था, इस पर कार्रवाई किया गया इस एक्ट के द्वारा। भारत मिहिर पत्रिका, इसको जो है ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो सोम प्रकाश और भारत मिहिर पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित इस पे मतलब इसके विरुद्ध में जो है लाया गया था, तो इसको जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों कि इससे संबंधित सोम प्रकाश के संपादक कुछ पत्रिका है दोस्तों, तो पत्रिका को जो है हम लोग उस पत्रिका को जो भी पत्रिका से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसको हम लोग यहाँ पे जो है देख लेंगे। सोम प्रकाश के संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। यह बंगाली भाषा में कोलकाता से जो है प्रकाशित होता था, तो इसको ध्यान में रखना है। यह सोम प्रकाश किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो यहाँ पे देखिए बंगाली भाषा में जो है दोस्तों यह प्रकाशित होता था। और उसके बाद दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका ने इस अधिनियम से बचने के लिए बंगाली भाषा से बदल करके अपने आप को रातों रात जो है यह अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर लिया था। यह भी बंगाली भाषा, अमृत बाजार पत्रिका यह भी जो है बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था, लेकिन जैसे ही यह एक्ट आया तो अपने आप को जो है रातों रात जो है अंग्रेजी भाषा में जो है अपने आप को चेंज कर लिया था। अमृत बाजार पत्रिका कोलकाता से प्रकाशित होता था। इसके संपादक जो है यह याद रखा जाता है मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। तो इनको दोनों को जो है अमृत बाजार पत्रिका के रूप में जो है याद रखा जाता है। सोम प्रकाश के पत्रिका के संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जो है याद रखा जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। भारत का पहला समाचार पत्र की अगर बात करें आपसे, भारत का पहला समाचार पत्र जो कि बंगाल गजट के रूप में याद रखना है, इसके संपादक के रूप में जेम्स अगस्टस हिक्की, J.A. हिक्की भी याद रखना है। जेम्स अगस्टस हिक्की को जो है बंगाल गजट का संपादक के रूप में याद रखना है। यह भारत का पहला जो है समाचार पत्र था। यह अंग्रेजी भाषा में कोलकाता से प्रकाशित जो है होता था। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत का पहला समाचार पत्र या फिर भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र, तो बंगाल गजट को जो है याद रखना है। और उसके साथ साथ जो है इनका संपादक के रूप में जेम्स अगस्टस हिक्की को भी जो है याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे बात करें दोस्तों कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र के रूप में उर्दन मार्दन को जो है दोस्तों याद रखना है। इसके संपादक पंडित युगल किशोर शर्मा थे। पंडित जुगल किशोर शर्मा को जो है दोस्तों इनके संपादक के रूप में याद रखना है। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उर्दन मार्दन, इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शर्मा को याद रखा जाता है। उसके बाद एक और अधिनियम जो है लिप्टन के द्वारा लाया गया और यह था भारतीय सशस्त्र अधिनियम। यह भी भारत के विरोध में था।
यह कब आया? तो 1878 में, यह भी डेट याद रखा जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के लिए जो है हथियार हथियार जो है नहीं रखा जा सकता था। हथियार रखने पर भारतीयों को मेन रूप से जो है दोस्तों हथियार रखने पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है इस अधिनियम के द्वारा। और पकड़े जाने पर जो है 3 साल का कैद या आर्थिक जुर्माना या दोनों भी से जो है दंडित करने का प्रावधान लाया गया है। लेकिन जब अगर आप छुपाइएगा, छुपाने पर जो है दोस्तों 7 साल की सजा और जुर्माना भी आपसे या फिर दोनों भी आपसे लिया जा सकता था इस अधिनियम के द्वारा। तो और इस अधिनियम का जो था ना, और इस अधिनियम से जो भारतीय सशस्त्र अधिनियम था, यह अधिनियम से अंग्रेज और एंग्लो इंडियन जो वैसे भारतीय जो जो अंग्रेज को हेल्प कर रहे थे, सहायता कर रहे थे, उनको जो है इस अधिनियम से जो है दूर रखा गया। यह अंग्रेज पर लागू नहीं होता था या एंग्लो इंडिया पर जो है दोस्तों यह जो है अधिनियम लागू नहीं होता था। तो इसको ध्यान में रखना है हम लोग को। उसके बाद है दोस्तों आया भारतीय नागरिक से, यह भी भारत के विरोध में आया। भारतीय नागरिक सेवा अधिनियम कब आया? 1878 से 79। इस अधिनियम के द्वारा जो है दोस्तों भारतीयों को सिविल सेवा से में जाने से रोकना था। इसका मुख्य उद्देश्य वही था कि भारतीयों को सिविल सेवा में जो है जाने से रोका जाए। और इस अधिनियम के तहत जो है अब इस अधिनियम के द्वारा जो है आयु को घटा करके 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया था। इसलिए किया गया था कि लोग 19 वर्ष में ग्रेजुएशन भी पास नहीं कर पाए, ताकि इस फॉर्म को आप फिल ही नहीं कर पाए, सिविल सेवा के एग्जाम में बैठ ही नहीं, भाग ही नहीं ले पाए। इसलिए यह अधिनियम लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, भारतीय नागरिक सेवा अधिनियम। तो यह भी भारत के विरोध में था अधिनियम। और इसी अधिनियम का अगर हम आपसे बात करें कि सिविल सेवा पास करने वाले प्रथम व्यक्ति अगर प्रथम भारतीय कौन थे, तो यहाँ से आपको याद रखना है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर को जो है एक ऐसे व्यक्ति यह थे कि प्रथम भारतीय थे जो सिविल सेवा पास करने वाले थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम सिविल सेवा पास करने वाले व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति, तो वह थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। और दूसरे व्यक्ति के रूप में दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है याद रखा जाता है। तो यहाँ से एक फैक्ट के रूप में आप लोग ध्यान रखिए। अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जिनका कार्यकाल है 80 से 84। और यह जो व्यक्ति थे, जितना भी लॉर्ड लिटन जिस तरह से भारत विरोधी काम किए, ठीक इसके अपोजिट यह भारत के सपोर्ट में जो है काम किए। भारत यह समर्थक थे, इसीलिए जो है इनको जो है लास्ट में इनको लॉर्ड रिपन को जो है दोस्तों लॉर्ड रिपन को आपको सज्जन रिपन के नाम से भी जाना जाता है। सज्जन रिपन इनको कहा गया चूंकि यह भारत के समर्थक में, भारत के सपोर्ट में बहुत सारे कार्य किए थे। आइए तो देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट को कि लिटन के समय यह भारत के वायसराय बने। लिटन के बाद जो है यह भारत के वायसराय बने और सभी क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया। इसलिए भारतीयों ने इनको जो है सज्जन रिपन का करके संबोधित किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा जो है रिपन को भारत का उद्धारक कहा गया है। तो यह भी फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि सज्जन रिपन को या लॉर्ड रिपन को किसने जो है भारत का उद्धारक कहा है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रूप में आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद हम आपसे चर्चा करें दोस्तों 1881 में इसने भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट को जो है लागू किया, जो बाल श्रमिक को ध्यान में रख करके लाया गया था। बाल श्रमिक को ध्यान में रख करके प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में आप लोग को ध्यान में होगा, और यह याद रखा जाता है 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। उसके बाद है 1881 में, इसी के समय में भारत में सर्वप्रथम जो है विधिवत रूप से दोस्तों 10 वर्षीय जनगणना के लिए इनको याद रखा जाता है। आपको पता होगा कि 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना का कार्य शुरू हुआ, लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में दोस्तों विधिवत जनगणना या 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत अगर आपसे पूछे तो लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में जो है शुरुआत हुआ था इसका। उसके बाद दोस्तों 1882 में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है समाप्त कर दिया था। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया। उसके बाद रिपन को सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है दोस्तों 1882 में स्थानीय स्वशासन या विकेंद्रीकरण कहिए या फिर पंचायती राज कहिए, जिसका जन्म देता है। तो स्थानीय शासन को जन्मदाता के रूप में दोस्तों अगर हमको याद रखना है तो लॉर्ड रिपन को जो है याद रखेंगे। यह भी अच्छा कार्य था। उसके बाद है दोस्तों भारत में मद्रास में सर्वप्रथम नगर पालिका की जो है स्थापना किया गया था। यह फैक्ट के रूप में, जिस तरह स्थानीय शासन है उस नगर पालिका के रूप में मद्रास में याद रखना है, सर्वप्रथम मद्रास में जो है नगर पालिका की स्थापना किया गया था। उसके बाद दोस्तों वुड डिस्पैच की समीक्षा के लिए 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का जो है, आपको पता होगा कि वो डिस्पैच 1854 में आया था और शिक्षा से संबंधित था। और इसी की समीक्षा के लिए दोस्तों लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में लॉर्ड रिपन ने एक शिक्षा आयोग का गठन करवाया और इसी आधार पर जो है दोस्तों शिक्षा की व्यवस्था किया गया था। सॉरी शिक्षा की जो है व्यवस्था किया गया था। हंटर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अगर आपसे बात करें कि पहली बार जो है दोस्तों प्राथमिक शिक्षा पर, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, हंटर रिपोर्ट के आधार पर जो है प्रथम बार जो है
प्राथमिक शिक्षा पर या माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया। तो अभी तक जो भी आयोग शिक्षा आयोग का गठन किया गया था वह अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देता था, लेकिन यह रिपन के समय में हंटर आयोग की स्थापना हुआ, गठन हुआ, जिसमें जो है पहली बार अगर आपसे बात करें तो प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा के पर जो है ध्यान दिया गया। तो यह बात को ध्यान में रखना है। रिपन ने सिविल सेवा की आयु को 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया। जिस तरह आप पहले अभी पढ़े हैं कि लिप्टन ने 21 से घटा करके 19 कर दिया, उसी तरह जब रिपन आते हैं तो ठीक इसके कार्य को पलट देते हैं और 19 से लेकर के 21 वर्ष तक की जो है सिविल सेवा की आयु को बढ़ा देता है। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें यहाँ पे इल्बर्ट विधेयक। इल्बर्ट विधेयक के बारे में अगर चर्चा करें कब आया था तो यह जो है 1882। रिपन ने इस विधेयक को कानून का रूप दिया और इनके अंतर्गत भारतीय जज भी जो है अब अंग्रेजी जज के समान जो अंग्रेजों के मुकदमा की सुनवाई जो है कर सकते थे। देखिए इल्बर्ट विधेयक में एक विधेयक आया था और इसको लॉर्ड रिपन ने कानूनी रूप दे दिया। और इसमें इस कानून में क्या था, इस विधेयक में क्या मेन पॉइंट था कि अब जो है भारतीय जज जो भी भारतीय जज थे, जस्टिस थे, वह अंग्रेजों जजों के समान अब जो है मुकदमा की सुनवाई कर सकता था। और वह इससे भी बड़ा बात आया कि वह अंग्रेज को का भी जो है सुनवाई यह भारतीय लोग कर सकता था। तो इसके विरोध में जो है यह अंग्रेज लोग को नहीं बचा और अंग्रेज लोगों ने जो है इस विधेयक का विरोध कर दिया, जिसको कि इतिहास में दोस्तों श्वेत विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसी विधेयक के विरोध में दोस्तों लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट विधेयक के विरोध में इस्तीफा दे देते हैं और जो है वापस चले जाते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा व्यक्ति थे जो कि जो भी कार्य किए वह भारत के हित में कार्य किए। उसके बाद आते हैं दोस्तों लॉर्ड डफरिन। और डफरिन से सब कोई को पता होगा कि यहाँ से एक पॉइंट मेन रूप से याद रखा जाता है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये उनके द्वारा जो है स्थापना किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया जाता है। इसमें महिलाओं की सुधार के लिए महिला डफरिन कोड की स्थापना किया जाता है। महिला डफरिन फंड की स्थापना करते हैं। यहाँ से मेन पॉइंट के रूप में कांग्रेस की स्थापना को याद रखा जाता है। उसके बाद है लॉर्ड लेंसडाउन 1888 से 1894। इसने स्वीकृति अवस्था विधेयक एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया जो बाल विवाह से संबंधित था। इस अधिनियम के द्वारा जो है इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु को 10 वर्ष से बढ़ा करके 12 वर्ष कर दिया गया था। 10 वर्ष से बढ़ा करके लड़कियों की विवाह की आयु 10 से बढ़ा करके 12 वर्ष कर दिया गया, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। और यह आया कब था दोस्तों, तो 1891 याद रखिए, यह पूछा भी जाता है क्वेश्चन। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट यहाँ से डेट याद रखिए। और इसमें जो है लड़की की विवाह की आयु 10 वर्ष से बढ़ा करके है 12 वर्ष कर दिया गया था। इसने लेंसडाउन के समय में दोस्तों मार्टिमन डुरेंट सीमा निर्धारण के लिए भेजा था और जिसके नाम पर जो है ड्यूरेंट सीमा रेखा नाम रख दिया गया। वर्तमान में यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन उस समय जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच था। तो यह बात ध्यान में रखना है। 1893 में इसी के समय में स्वामी विवेकानंद जो है शिकागो धर्म सम्मेलन संसद के रूप में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे। तो लेंसडाउन के समय में की घटना है यह, तो इसको याद रखना है। उसके बाद आते हैं दोस्तों लॉर्ड एल्गिन। और इनका सबसे एक महत्वपूर्ण कथन है और वही जो है अभी तक बीपीएससी में 2 बार जो है पूछ लिया गया। इनका कार्यकाल 1894 से 1899 है। इनका प्रसिद्ध कथन है दोस्तों, भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही नियंत्रण रखा जाएगा। तो यह बात को ध्यान में रखना है, यह इंपॉर्टेंट बन सकता है चूंकि यह पूछ लिया गया क्वेश्चन है यहाँ से। इसी के समय में जो है क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है और बाल गंगाधर तिलक को जो है अरेस्ट करके 18 माह की जेल की सजा जो है सुनाया जाता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में। उसके बाद आते हैं दोस्तों लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन तो बहुत सारे कार्य किए दोस्तों, बहुत सारे भारत के हित में कार्य किए, लेकिन जाते जाते इनका सबसे विवादास्पद कार्य जो था वह बंगाल का विभाजन। जैसे ही बंगाल का विभाजन करते हैं इनका भारी विरोध जो है किया जाता है, जिसके कारण यह जो है इनको वापस बुलाया जाता है, वापस जाते हैं यह। तो आइए इनसे संबंधित फैक्ट को देखते हैं हम लोग। लॉर्ड कर्जन का काल मंडल का या मंडल आयोग और भूलों के लिए जो है याद किया जाता है। इनका कार्यकाल मंडल आयोग और भूल के लिए जो है याद किया जाता है। कांग्रेस के बारे में इसका प्रसिद्ध कथन है। कांग्रेस के बारे में जो कांग्रेस का स्थापना डफरिन के समय में हुआ था, तो उन्हीं पे यह कटाक्ष करते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और मैं अपने कार्यकाल के दौरान इसको मरते हुए देखना चाहता हूं। तो यह लॉर्ड कर्जन का कथन है और यह भी कथन जो है बीपीएससी में 2 बार से 3 बार जो है रिपीट करके पूछ लिया गया है। तो यहाँ से इस फैक्ट को याद रखिए, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और मैं अपने कार्यकाल के दौरान इसको मरते देखना चाहता हूँ। यह जो है लॉर्ड कर्जन का कथन है। लॉर्ड कर्जन ने सभी क्षेत्रों में कार्य संपन्न किया था, जिसका संक्षिप्त वर्णन जो है निम्नलिखित है। जैसे इसने 1899 से 1900 के बीच जो है अकाल में राहत दिलाने के लिए सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का जो है गठन किया गया।
इनके समय में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि, यहाँ पे देखिए 1900 ईस्वी में जो है दोस्तों पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम प्रांत पंजाब प्रांत के भूमि स्वामित्व के हस्तांतरण को समिति करने के उद्देश्य से जो है यह लागू किया गया था। यह सब समझने के लिए है। इसने कृषि के विकास के लिए 1901 में सर स्टॉप कॉलिन मैनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का एक गठन किया गया था। और उसके बाद जो 1902 में है दोस्तों सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। और इसके रिपोर्ट पर अब 1904 में देखिए एक शिक्षा आयोग का गठन थॉमस रैले की अध्यक्षता में किया गया। और इन्हीं के रिपोर्ट पर है दोस्तों 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। तो यह अधिनियम पूछता है कि 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में, और जारी किया गया। और शिक्षा पर जो है विश्वविद्यालय का अब जो है नियंत्रण हो गया था। तो यहाँ से इस पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद है 1902 में, देखिए 1902 में दोस्तों एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग, दोस्तों पुलिस सेवा की स्थापना की शुरुआत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ। लेकिन पुलिस आयोग की जो है हम बात करें, पुलिस आयोग का गठन जो है एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन के समय में 1902 में हुआ। और केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना भी इन्हीं के काल में हुआ था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनके समय में जो है इसने 1904 में भारतीय उधार सरकारी अधिनियम को जो है पारित किया। इसके आधार पर कम ब्याज लेकर के जो है ऋण देने की व्यवस्था लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। उसके बाद है इस प्रकार भारत में 1904 में सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुआ। इसको भी ध्यान रखना है, सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में। उसके बाद है दोस्तों इसने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना 1904 में किया था। यह प्रथम वायसराय था जिसने प्राचीन स्मारक को देखभाल के लिए एक पुरातत्व विभाग की जो है स्थापना की थी। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पुरातत्व विभाग की देखरेख के लिए एक विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। यह ध्यान रखना है। इसने ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड को भारत में कानूनी रूप से जो है लागू किया था। भारत में कानूनी रूप से पाउंड को जो है ब्रिटेन की मुद्रा थी और इसको जो है भारत में लागू किया था लॉर्ड कर्जन ने। जैसा कि दोस्तों चार्ल्स मेटकाफ के समय में हम लोग पढ़े हैं कि उस समय मुगल बादशाह का सिक्का चलते आ रहा था। तो मुगल काल का मुद्रा को जो है प्रतिबंध चार्ल्स मेटकाफ ने किया था। और उसमें उस समय जो है ब्रिटिश सिक्का को जो है जारी किया था भारत में। और यहाँ पे कानूनी रूप से जो है जारी हो जाता है लॉर्ड कर्जन के समय में। उसके बाद 1905 में कोलकाता में रेलवे बोर्ड का, देखिए रेलवे का परिचालन भारत में जो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ। 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। लेकिन रेलवे बोर्ड का गठन की अगर आपसे बात कर ले तो रेलवे बोर्ड का गठन दोस्तों 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। रेल विशेषज्ञ रॉबर्टसन के सहयोग से दोस्तों रेलवे का सबसे अधिक विकास जो है आजादी से पहले अगर सबसे अधिक विकास की अगर बात करें तो यही लॉर्ड कर्जन के समय में रेलवे का सबसे अधिक विकास हुआ था। इसने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया, जो इसका सबसे बड़ा विवादास्पद जो है कार्य था। आगे हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विभाजन से संबंधित एक आंदोलन है, तो वह बंग भंग आंदोलन, उसमें डिटेल्स रूप से जो है दोस्तों चर्चा करेंगे। इसने किचनर के सहयोग से सैन्य व्यवस्था में सभी सुधार और किचनर के मतभेद हो जाने के कारण जो है इसने इस्तीफा देकर के लॉर्ड कर्जन जो है वापस चले जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, एक फैक्ट है, इनको याद रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के गुरु थे और जो कि इनकी तुलना यानी कि कर्जन की तुलना जो है औरंगजेब से करते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब से जो है लॉर्ड कर्जन की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले कर देते हैं। अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय की अगर आपसे बात करें दोस्तों, लॉर्ड मिंटो द्वितीय की तो इनका कार्यकाल है दोस्तों 1905 से 1910। 1905 से 1910 इनका कार्यकाल है, यह ध्यान रखना है। इसके समय में लाल बाल पाल के नेतृत्व में बंग भंग आंदोलन 1905 याद रखना है, लाल बाल पाल के नेतृत्व में किया गया था। तेजी से आगे बढ़ रहा था, जो सरकार नहीं चाहती थी। सरकार हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है एकता को समाप्त करना चाह रही थी। और इसी के संदर्भ में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का एक शिष्टमंडल जो है शिमला में मिला और लॉर्ड मिंटो ने इसका सहयोग कर दिया। मुस्लिम लीग की स्थापना में सहयोग कर दिया गया, लॉर्ड मिंटो इसका सहयोग कर दिए थे। और सांप्रदायिकता के जनक के रूप में जो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय को इसी रूप में याद रखा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। तो यह याद रखना है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में। कहाँ पे हुआ? तो ढाका में। किसके नेतृत्व में हुआ दोस्तों? तो नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में यह मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। तो यहाँ से सांप्रदायिक का जन्म हो गया और लॉर्ड मिंटो ने इसका सपोर्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य मुस्लिमों को शिक्षित करना और भारत की राजनीति में अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करना था। कालांतर में मोहम्मद अली जिन्ना इसके नेता बन गए और 1907 में जो है
1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार जो है विभाजन हुआ और मुस्लिम लीग और भारतीयों के जो हिंदू थे उसके बीच जो है फुट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है फुट डाला गया। और इस समय जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष रास बिहारी घोष इसके इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो दोस्तों किए थे इस समय रास बिहारी घोष को याद रखना है यहाँ से। यह जो है व्यक्ति रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता किए थे और इसी में एक नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था, बंट गया था। बंग भंग विरोधी आंदोलन 1908, यह भी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बंग भंग आंदोलन 1908 इसके समय में समाप्त हो गया था। 1908 में समझो कि 5 में शुरू हुआ और 8 में जाकर के समाप्त हो गया था, मिंटो के समय में, लॉर्ड मिंटो। उसके बाद 1919 का अधिनियम जो है इसी मिंटो के समय में जो है आते हैं। 1919 का अधिनियम, इसमें जो है इसको जो है क्या बोला जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा आपको भारत सचिव का पद पहले से लागू हो गया था। मिंटो जो है, लॉर्ड मिंटो यहाँ के वायसराय थे। मिंटो और मार्ले जो है भारत सचिव थे। तो इन्हीं के नाम पर दोनों के बीच समझौता होता है और इन्हीं के नाम पर दोस्तों लॉर्ड मिंटो द्वितीय मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 को बोला जाता है। यह भी फैक्ट पूछ लिया जाता है तो ध्यान में रखिए आप लोग। उसके बाद है इसके साथ सांप्रदायिकता के आधार पर जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया जो देश विभाजन का जो है कारण बना। 1909 के अधिनियम में पहली बार मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिकता के आधार पर जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। प्रथम निर्वाचन के सांप्रदायिकता के आधार पर प्रथम निर्वाचन की व्यवस्था, इसमें जो है दोस्तों अब मुस्लिमों को अलग कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन में। तो यह पॉइंट भी पूछा जाता है हमेशा, तो इसको याद रखना है। उसके बाद है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की अगर बात करें दोस्तों तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की अगर बात करें आपसे तो यहाँ से देखिए 1910 से 16 इनका जो है कार्यकाल है। इसके समय में 1911 में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और जिसमें ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी के साथ आए थे और दिल्ली दरबार में कई महत्वपूर्ण निर्णय जो है लिया गया था और घोषणा भी हुआ था। जैसे कि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन जो लॉर्ड कर्जन करके गया था वह जो है जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आते हैं दिल्ली दरबार का गठन किया जाता है, उसमें यह घोषणा किया जाता है कि अब बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। उसके बाद इसे 1912 में फिर से जो है लागू किया गया, रद्द किया गया और 1912 में इसको लागू किया गया। 1911 में दिल्ली दरबार में कोलकाता से राजधानी परिवर्तित करके जो है राजधानी दिल्ली स्थापित करने की घोषणा हुआ। देखिए कोलकाता से दिल्ली राजधानी करने की घोषणा कब हुआ तो 1911 में, और 1912 में जो है दिल्ली को राजधानी भी बना दिया गया। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को राजधानी बनाया गया। घोषणा कब किया गया तो 1911। तो पॉइंट को जो है दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में। जब राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, जब कोलकाता से राजधानी दिल्ली परिवर्तित हुआ, दिल्ली राजधानी बना, तब लॉर्ड हार्डिंग जो है यह कोलकाता एंट्री कर रहे थे, कोलकाता से दिल्ली दरबार में जा रहे थे, दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, तब क्रांतिकारियों ने इन पर जो है रास बिहारी बोस के द्वारा इन पर बम फेंक दिया जाता है और एक दिल्ली षड्यंत्र कांड, जिसके लिए दिल्ली षड्यंत्र कांड चलाया गया था। रास बिहारी बोस ने इसके मुख्य अभियुक्त के द्वारा जो है इसमें मुख्य अभियुक्त बनाया गया था रास बिहारी बोस को। तो ध्यान में रखना है लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था तो रास बिहारी बोस ने। दिल्ली दरबार जब यह दिल्ली राजधानी परिवर्तित करके दिल्ली जा रहे थे उस टाइम में। तो उसके बाद है दोस्तों 1911 में बिहार को बंगाल से अलग किया गया। अलग करने की घोषणा भी, बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा भी 1911 में हुआ और 1 अप्रैल 1912 को जो है अलग भी कर दिया गया। 1 अप्रैल 1912 को अब जो है बंगाल को बिहार से अलग कर दिया गया, यानी कि बंगाल से बिहार को जो है अलग कर दिया गया। उस समय जो है अब बिहार के साथ साथ जो है उड़ीसा भी शामिल था। 1936 में उड़ीसा को भी बिहार से अलग कर दिया गया। उसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग सिफारिश पर बिहार को स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है स्थापित किया गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कभी कि भाई बिहार को स्वतंत्र राज्य के रूप में कब स्थापित किया तो 1956 में। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग एक झारखंड राज्य को बनाया गया। 1912 में बिहार में पटना के बांकीपुर में जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्षता आर.एन. मौधलकर के द्वारा जो है दोस्तों किया गया था। इसी के समय में यह सब घटना जो है दोस्तों अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। इसके समय 1914 में दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है होती है। उसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का जो है विलय हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं जो अलग अलग हुए थे 1907 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दोस्तों एसी मजूमदार के द्वारा जो है किया गया था। हम कांग्रेस जब पढ़ेंगे तो विस्तार पूर्वक जो है इसका चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में लॉर्ड चेम्सफोर्ड से लेकर के दोस्तों पूरा कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में पूरा वायसराय खत्म हो जाएगा और यह आपको पता होना चाहिए श्री राजगोपालाचारी भारत को आज़ाद कर देंगे हम लोग 1950 तक। तो यहाँ तक पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा टाइम का अभाव है। और आप लोग को एक सूचना बता दें कि हमारा फुल लेंथ टेस्ट जो है बिहार दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट संडे को होने जा रहा है, संडे को होने जा रहा है। आपको बता दें कि उसमें दरोगा का बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन सेट किया जाता है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। तो यह टेस्ट जो है ऑनलाइन के रूप में टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम आवर स्टडी नोट्स चैनल पे जो है करवाया जाता है। दिन में 1 बजे आवर स्टडी नोट्स के द्वारा जो है फुल लेंथ टेस्ट बिहार दरोगा का करवाया जाएगा और उसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। तो जो भी लोग नहीं जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं और इस टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं वो हमारे आवर स्टडी नोट्स चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भी डेली होमवर्क सीरीज जो है मैथ रीजनिंग का और जीके जीएस का चलता है, जिसमें मैथ रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको करवाया जाता है। और आपको बता दें जीके जीएस के लिए लुसेंट, रेलवे स्पीडी, सामान्य अध्ययन का और करंट अफेयर स्पीडी जो है करवाया जाता है। तो जीके जीएस रात में 9 बजे, रात में जीके जीएस का टाइम है रात में 9 बजे और मैथ रीजनिंग का अभी चल रहा है 1 बजे, लेकिन इसको चेंज कर दिया जाएगा। तो सभी लोग, अगर जो भी लोग नहीं जुड़े हैं वो एक बार जुड़ करके देखिए और इसमें भाग लीजिए। तो इसी के साथ आज का लिए इतना ही। अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। ओके, धन्यवाद।